सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। इनके लीडर असद सीरिया से मॉस्को जा चुके हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? क्यों सीरिया दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्या है ये पूरी कहानी? और क्यों यहां सालों से एक सिविल वॉर चल रही है? और कैसे एक शिया लीडिंग ग्रुप ने इस देश के ऊपर सालों तक कब्जा किया? और कहा यह जा रहा है कि शायद इनके जाने के बाद वहां पे क्रिश्चियंस और शियाज के लिए खतरा है। और कौन है इनका मिलिटेंट ग्रुप जिसने इस पूरे इलाके पे कब्जा किया है, जो कि कभी अलकायदा का पार्ट हुआ करता था? इस पूरी कहानी को समझेंगे। वेलकम टू ओनली आईएएस। अब सबसे पहले समझिए लीडर के बारे में। यह है असद अल बशर, जो सीरिया के पिछले 24 साल से रूलर रहे। ये कैसे रूलर थे? जो कि शिया ग्रुप के व्यक्ति थे। अब यहां अगर ध्यान दें तो यह है सीरिया, यहां है इराक, यहां है ईरान, और ये एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, शिया कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है। सिमिलरली इराक में भी शिया ग्रुप्स का दबदबा है। सीरिया में हालांकि जनसंख्या सुन्नियों की ज्यादा है, लेकिन यहां भी असद की वजह से एक शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। और लेबनान में भी हालांकि सभी ग्रुप्स हैं, लेकिन यहां भी जो एक ग्रुप है शिया डोमिनेटेड ग्रुप जो सबसे पावरफुल है, उसका नाम है हिजबुल्ला। ये ग्रुप यहां पर हुआ करता था, अभी भी रूल करता है इनडायरेक्टली। तो अगर आप गौर करोगे तो यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा एक शिया आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बन जाती है, या फिर ईरानियन आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका इस्तेमाल ईरान करता था कभी उन्हें इजराइल से लड़ना हो इसके लिए, कभी यहां पर गाजा में हमास को सपोर्ट करना हो इसके लिए, या फिर सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, या बाकी जितने देश हैं जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अपना दबदबा दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था यहां पर। इसीलिए असद की गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी एक ईरान के लिए, क्योंकि ईरान इसके थ्रू यहां तक पहुंच के इजराइल के ऊपर बमबारी कर सकता था, युद्ध कर सकता था। प्लस सीरिया के अच्छे रिश्ते थे रशिया के साथ। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है यहां पर, इस सी में जो बेस है, जो नेवल बेस है, उसका फायदा रशिया उठा सकता था। इसलिए रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था ये, और ईरान के लिए भी इंपॉर्टेंट था। और सालों से ईरान और रशिया इस देश को सपोर्ट करते आए हैं, असद अल बशर की गवर्नमेंट को मजबूत बनाते आए हैं, उनकी आर्मी यहां लड़ती आई है। लेकिन कहानी हमेशा कुछ यहां की ऐसी नहीं थी। पहले आपको सीरिया की ज्योग्राफी दिख रही है, मेडिटेरेनियन सी के साथ इनकी कोस्ट लगती है, नीचे इनके लेबनान और इजराइल का हिस्सा है। खासतौर पर ये जो व्हाइट में आप देख रहे हो, ये है गोलन हाइट्स, वो जगह है जो असल में सीरिया की हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहता था। इनके सपोर्ट में हिजबुल्ला की आर्मी, इनके सपोर्ट में ईरान से आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो लड़ती थी। प्लस इनको रशिया से भी एरियल और सभी प्रकार का आर्मी का सपोर्ट मिलता था। यहां तक कि जो उनकी मिलिशियाज है, जो उनके मर्सनरी ग्रुप्स हैं, वो भी यहां पर एक्टिव थे। इसी वजह से असद का कंट्रोल यहां बना रहता था, क्योंकि असद को सामना करना पड़ता था यहां पर बहुत से दुश्मनों का। और प्लस उनके देश में भी उनके खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रांगली ग्रुप्स ने विरोध किया था। और ये कहानी थोड़ी सी पीछे जाके हमें समझनी पड़ेगी कि कैसे स्टार्ट होती है। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आज क्या सिचुएशन है। ये आपको पता है कहानी ऐसी थी, लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है रशिया एक वॉर में बिजी है यूक्रेन के साथ, ईरान और हिजबुल्ला को लगातार इजराइल से लड़ना पड़ रहा है, जहां पर इजराइल के लीडर्स ने हिजबुल्ला के टॉप मोस्ट लीडर हसन नसरुल्लाह को मार डाला, आईआरजीसी को कमजोर कर दिया। ईरान की शक्ति बहुत कम हो चुकी है और हिजबुल्ला लगभग हार चुकी है। तो उस सिनेरियो में ना ही हिजबुल्ला के पास इतनी पावर बची है, ना ईरान के पास, ना रशिया के पास, कि वो पूरा का पूरा फोकस सीरिया के ऊपर कर सके। इसलिए ईरान यहां जरा मदद कर नहीं पाया, और रशिया के पास और भी बड़ी दिक्कतें थी, इसलिए वो भी यहां जरा ध्यान नहीं दे पाए। इसी का फायदा उठाकर यहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स काफी सालों से जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो हिस्से पे कब्जा कर पाए। लेकिन वो मिलिटेंट ग्रुप इतनी आसानी के साथ पूरे देश पर कब्जा कैसे कर पाए, ये समझिए। तो असल में इस मैप पे आपको दिखेगी पूरी कहानी। सीरिया असल में देश एक है, लेकिन इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं जहां अलग अलग तरह के लोग रहा करते हैं। अगर हम सीरिया की ज्योग्राफी को समझेंगे तो सीरिया का रीजन जैसे आपको दिख रहा है सीरिया, ठीक है, सीरिया का ये हिस्सा जो आपको डार्क ब्लू में दिख रहा है, ये वो इलाका है जहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं। और अभी भी इस हिस्से में कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स का ही कंट्रोल है। ये जो आपको डार्क ग्रे में दिख रहा है, ये वो इलाका था जो असद के कंट्रोल में था। और ये ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वो इलाका है जहां पर
टर्की के साथ इनका बॉर्डर लगता है। अब इस पूरी गेम में टर्की एक अलग प्लेयर है। टर्की हमेशा से चाहता है कि उनके देश में मिलिटेंसी और टेररिज्म ना हो, और उनका मानना है कि उनका नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वह है कुर्दिश पॉपुलेशन। उनका कहना है जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं वो उनके देश के खिलाफ हमले करते हैं, कुर्दिश इनके दुश्मन हैं, और इस पूरे इलाके में कुर्द का ही एक तरह से राज चलता है। और दूसरा, टर्की ये भी चाहता है कि कुर्दिश खत्म हो, और टर्की ये भी चाहता है कि असद की गवर्नमेंट खत्म हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी डोमिनेशन इस रीजन में बन जाए, ईरान की कम हो, असद की कम हो, और वो अपनी पावर यहां बढ़ा पाए। इसीलिए हमेशा से वो मिलिट्री ग्रुप्स को बैक करते थे। और एक ग्रुप था HTS, हयात तहरीर अल शम, जो यहां पर एक्टिव था। इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता था टर्की का, हथियार, पैसे वगैरह वगैरह। जैसे ही HTS को दिखा कि भाई अब हिजबुल्ला यहां पे लड़ नहीं रहा है, नहीं यहां पे रशिया आ पाएगा, तो उसने अपने पैर बढ़ाने स्टार्ट किए यहां से। हमेशा से यहां वो एक्टिव था। उसने सबसे पहले एलेप्पो पे कब्जा किया। एलेप्पो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, या शहर कह सकते हैं उसको आप। उसके बाद वो यहाँ हामा के ऊपर आए, फिर यहाँ होम्स के ऊपर आए, और आखिरकार जो उनकी राजधानी दमिश्कस है इसके ऊपर कब्जा करके इस पूरे रीजन के ऊपर अपना दबदबा बना लिया। अगर लेबनान यहां पर एक्टिव होती तो कभी भी वो दमिश्कस को जीत नहीं पाते, लेकिन क्योंकि लेबनान में अगर हिजबुल्ला यहां एक्टिव रहता तो वो कभी इसको जीत नहीं पाते, क्योंकि हिजबुल्ला यहां एक्टिव नहीं था और वो अपनी लड़ाइयों में व्यस्त था। इसी वजह से उन्होंने यहां से आकर यहां तक इस पूरे रीजन को जीत लिया। लेकिन अभी भी ये जो इलाका है यहां पर कब्जा अभी भी कुर्दिश फोर्सेस का है, ठीक है। और जो सीरियन रिबल्स हैं, खासतौर पे HTS वाले, उन्होंने इस हिस्से पर ही कब्जा किया है। तो यहां की लड़ाई अभी बाकी है। और जब इतना आप डिस्कस कर ही रहे हो तो यह भी जानना जरूरी है कि टर्की क्यों चाहता था इस पे कब्जा, क्योंकि टर्की को एक तो यहां पे कब्जा मिल गया इस ग्रुप को, तो वो टर्की की बात सुनेंगे, और कल को टर्की इस्तेमाल करके इनको कुर्द से लड़ने के लिए भी तैयार कर सकता है, और कुर्द को भी आखिरकार वो हराने में कामयाब रहेंगे। ऑलरेडी टर्की बार बार इस रीजन में बॉम्ब गिराता है, इस रीजन में कुर्द को परेशान करता है। उनके पीछे एक बहुत बड़ी मौत का कारण भी यही रीजन है। और यहां जो एक्टिव है जो फोर्स इस रीजन में, वो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF, जो एक कुर्दिश आर्मी है। ये अभी तक यहां लड़ रही है, और अब अगला कदम यही होगा कि जैसे उन लोगों ने इस पूरे रीजन को जीत लिया है, अब उनका मुकाबला होगा SDF के साथ। और SDF एक ऐसा ग्रुप है जिसने 2015 में आईसिस की लड़ाई में आईसिस को हराया था, और इनको मदद किया था किसने? USA ने, ठीक है। तो अब आपको यह समझ आया कि भाई यहां पे टर्की को क्या लेना देना है। वो इस ग्रुप के थ्रू कुर्द को हराना चाहता है, वो चाहता है इस देश के ऊपर उसका दबदबा बना रहे, ताकि उसके देश में रिफ्यूजी कम आए और यहां पर उसका कंट्रोल हो पाए। अब जैसे ही सीरिया के ऊपर HTS का कब्जा हुआ है, तो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज टर्की में हैं जो सीरिया से भागकर यहां गए थे, जो सुन्नी लोग थे, जो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, वो अब टर्की से वापस आ पाएंगे सीरिया में। और एर्दोगान जो यहाँ के रूलर है वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल इस रीजन में बना रहे, जो अब बना रहेगा। तो ये वजह थी टर्की के बैक करने की HTS को, इसलिए जहां पावर का वैक्यूम मिला वहां इन्होंने तुरंत अंदर आकर इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। अब आप सोचोगे कि रशिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए रशिया के भी संबंध कुछ ऐसे हैं टर्की के साथ जो कभी अच्छे कभी बुरे रहते हैं। कहा यह जाता है पुतिन के ऊपर बहुत सारा दबाव था, वो एक लेवल के बाद असद को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी आर्मी एक पॉइंट के बाद यहां पर एंटर नहीं हुई। लेकिन ये सिनेरियो ऐसा बन गया कि यहां से असद को भागना पड़ा, उनकी आर्मी को आत्मसमर्पण करना पड़ गया, और यहां कुर्द के साथ अब अगली जंग होने की शुरुआत हो सकती है। ये तो हो गए अभी की कहानी, जहां पर सीरिया असल में इस तरह दिखता है। जो इन्होंने पहले इसको जीता, यहां से जीते थे, ये पूरा हिस्सा ये अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब ये राका वगैरह का जो इलाका है ये अभी भी SDF के पास है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है। अगर आप देखो तो ये है HTS का इलाका, जो ये वाला इलाका HTS के पास है, यहां अभी भी कुर्दिश फोर्सेस कब्जा किए हुए हैं, ठीक, ये तो आप समझ गए। पर आखिरकार ये हुआ कैसे? जो गवर्नमेंट ने, जो यहां कभी आईसिस का कब्जा हुआ करता था, और ये जो HTS है ये कैसे इतनी पावरफुल बन गई? क्या सिर्फ टर्की के सपोर्ट से? ऐसा नहीं है। जो SDF है इसका भी एक पुराना इतिहास है। इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सीरिया और ईरान का क्या कनेक्शन है। शिया कंट्री, और यहां ये शिया लीडर। असल में ये सीरिया की बाथ पार्टी हुआ करती थी, बाथ पार्टी, जो कहा जाता था मोरलेस एक तरह की सेकुलर पार्टी दुनिया भर में मानी जाती है। तो जब तक कहा यह जा रहा है कि इनका कंट्रोल था, तब तक सीरिया में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी और जो शिया पॉपुलेशन थी, इवन जो कुर्दिश थे, वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्टेड थे। अब जैसे ही यहां पर
दूसरे रेबल ग्रुप्स का कब्जा होगा, जिनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है, जो काफी ज्यादा सलाफी विचारधारा से ग्रस्त है, तो वो आकर यहां पर ज्यादा डोमिनेशन करने की कोशिश करेंगे, तो शायद बाकी ग्रुप्स के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। जब तक असद यहां पर थे, ईरान की शिया ग्रुप का डोमिनेशन यहां बना हुआ था। ईरान इसका इस्तेमाल करता था इसराइल पे हमला करने के लिए, मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचने के लिए, और इसी चीज का फायदा रशिया भी उठाता था। लेकिन जब से हयात तहरीर अल शम ने इन दोनों को, इस सरकार को हराया है, अब चीजें बदल गई हैं। यह है मोहम्मद अल जोलानी, और इस व्यक्ति ने ही लीड किया है इस ग्रुप को जिसका नाम है एचटीएस। अब मैंने आपको बताया इसको बाहर से सपोर्ट टर्की कर रही है, लेकिन ये ग्रुप खड़ा कैसे हुआ? तो देखिए, सबसे पहले ये ग्रुप जाना जाता था नुसरा फ्रंट के नाम से। चीजें स्टार्ट कहां से हुई? एक पोस्टर, डॉक्टर यू आर नेक्स्ट, ठीक है। बशर अल असद असल में एक डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर, लंदन या यूके में पढ़ाई करी थी, और उसके बाद वो वहां के रूलर बनने नहीं वाले थे। उनके बड़े भाई थे, वो वहां पर रूलर बनते, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनके भाई की मौत हो जाती है। तो उनके पिता की मौत के बाद फिर असद को मिलता है तख्ता सीरिया का। 2011 में ट्यूनीशिया, इजिप्ट, हर जगह विद्रोह की ज्वाला भड़कती है, और पूरे अरब में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है। जब ये अरब स्प्रिंग शुरू होता है, तो उसके बाद एक सवाल उठता है, क्या इसमें जो ये रूलर है बाथ पार्टी के असद, इनका भी नंबर आएगा? तो एक बच्चे ने बड़ी मासूमी के साथ यहां पे लिख दिया था, डॉक्टर यू आर नेक्स्ट, यानी अगली बार असद का नंबर है। वहां की आर्मी गई, उस बच्चे को अरेस्ट किया, उस पूरे गांव में डोमिनेशन स्टार्ट किया। फिर वहीं से ज्वाला भड़की एक विद्रोह की, जिसका रूप बहुत बड़ा हुआ, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि इनको लग रहा था छोटा सा होगा, उस गांव के थ्रू फैलता चला गया, और इतने पावरफुल दोस्तों की मदद के बावजूद सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता चला गया, और वहां से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो बढ़ते बढ़ते इस पूरे रीजन में फैल जाता है। और ये चीजें अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, और ये पूरे के पूरे सीरिया में इस तरह फैलता है। तो इनके पिता, वो भी एक समय में एक पूरी जंग लड़के, एक पूरा कू करके कंट्रोल में आए थे। 1960-70 से कंट्रोल में थी उनकी फादर की सरकार। ये उनके फादर है, पहले उनका रूल था, बाद में उनके बेटे को सत्ता मिलना बड़े बेटे को था, पर उनकी डेथ हो गई, तो बाद में असद वहां पे कंट्रोल करते हैं। पर असद क्योंकि एक शिया रूलर थे, कहा ही जाता था कि सुन्नीस के साथ उनके संबंध खराब रहे, जो उनके सरकार के विरोध में बोलते थे उनका बहुत बुरी तरह दमन किया जाता था। इसलिए फिर यहां स्टार्ट होता है एक रेवोल्यूशन असद के खिलाफ। और असद के खिलाफ जब रेवोल्यूशन शुरू होता है, तो सबसे पहले इर्दोगान की गवर्नमेंट रहती है इधर टर्की में। ये कहती है अच्छी बात है भाई, असद को खत्म कर दो। सऊदी अरेबिया भी सीरिया में असद के खिलाफ है, क्योंकि ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, ये भी रेबल का सपोर्ट करते हैं। जब ये सारे रेबल और सब यहां पर गृह युद्ध की स्थिति बन गई सीरिया में, तब एक चीज और होती है। जब सीरिया में यहां पे गृह युद्ध चलना स्टार्ट होता है, सिविल वॉर स्टार्ट होती है, जहां ऊपर से टर्की, यहां सऊदी अरेबिया अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तब ही इराक से, 2011 की बात कर रहा हूं मैं, तब इराक में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। यहां से कई सारे जो ग्रुप्स थे मिलिटेंट्स वाले, वो सीरिया में एंटर करते हैं इधर से, और वो काफी ज्यादा रेडिकलाइज्ड होते हैं। वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आतंकवादी सोच वाले होते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है इस्लामिक स्टेट की, आईसिस की। आईसिस को दिखता है कि यहां सब सबसे लड़ रहे हैं, सीरिया की गवर्नमेंट से टर्की के रेबल्स लड़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया के रेबल्स टर्की से लड़ रहे हैं, और यहां पर कुछ तेल के कुएं भी थे, तो इनके कब्जे में वो तेल के कुएं आ जाते हैं, और आईसिस यहां पर बहुत पावरफुल होनी स्टार्ट हो जाती है। सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि टर्की के फोर्सेस सीरिया की गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, यहां से भी सीरिया की गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। यहां आईसिस को खुला मैदान मिल गया, और वो उस इलाके पे कब्जा करता ही चला गया। कुछ समय बाद जब ये अटैक शुरू हुए थे आईसिस के, तो वहां पर एक ग्रुप और था जो इनसे लड़ रहा था, वो था एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो ऊपर कुर्द रहते थे। इन लोगों ने आईसिस से लड़ना स्टार्ट किया, और अमेरिका को दिखने लग गया था कि एसडीएफ जो है वो आईसिस से लड़ सकता है। अमेरिका ने एसडीएफ मतलब कुर्द वाले लोग जो यहां रहा करते थे, उनको पैसे और हथियार देना शुरू किया, और आखिरकार एसडीएफ ने आईसिस के खिलाफ एक बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी। सीरिया की फोर्सेस भी लड़ रही थी आईसिस के खिलाफ, पर वो रिबेल से भी लड़ रही थी, इनको रशिया भी सपोर्ट कर रहा था। तो मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक तो है सीरियन रिबल्स वर्सेस सीरियन आर्मी, सीरियन गवर्नमेंट, ये एक लड़ाई चल रही थी।
जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। दूसरी लड़ाई चल रही थी आईसिस वर्सेस सीरियन गवर्नमेंट। तीसरी लड़ाई चल रही थी आईसिस वर्सेस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो कि कुर्दिश फोर्सेस थे। ठीक है, चौथी लड़ाई चल रही थी टर्की वर्सेस एसडीएफ। तो इतनी सारी लड़ाइयां जब चली जा रही थी तो यहां पर बहुत स्कोप था कि हथियार और चीजें दूसरे से लोगों को मिल पाए। तो अमेरिका ने और रशिया ने सोचा कि अगर यहां आईएसएस स्ट्रांग हो जाएगी तो ये इलाका दुनिया को तबाह कर देगा, टेररिज्म दुनिया भर में फैल जाएगा। तो इसलिए अमेरिका ने आर्म करना स्टार्ट किया एसडीएफ को। यहां यूएसए एंटर करता है। यूएसए ने कहा कि नहीं भाई, इनको हथियार मिलना चाहिए। यूएसए इनको हथियार देना स्टार्ट करता है। टर्की को कहता है भाई इन पर हिंसा बंद करो। ये लड़ाई कुछ टाइम के लिए थम जाती है टर्की वाली, और अमेरिका से हथियार और पैसा मिलता है। कुर्द फोर्सेस को, एसडीएफ को, आईसिस को हराने में बहुत हद तक कामयाब रहते हैं, और इसीलिए यहां पर आईसिस की हार होती है। और एक दूसरा फ्रंट जो आईसिस से लड़ रहा था वो था आईसिस वर्सेस सीरियन गवर्नमेंट। तो यहां पर आईसिस से लड़ने के लिए सीरियन गवर्नमेंट को रशिया हथियार और पैसे देती है कि भाई आप आईसिस को हराओ और आपकी गवर्नमेंट कब्जे में रहेगी तो हमें यहां पर जरा कंट्रोल मिलेगा। तो ये इनको हराते हैं और ये भी इनको हराते हैं। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी इनडायरेक्टली दोस्ती हो जाती है, थोड़ी सी, क्योंकि ये भी दुश्मन है लेकिन थोड़े दिन के लिए दोस्त हो गए। तो सिस्टम ऐसा बन जाता है कि आधे सीरिया के ऊपर, यानी इस हिस्से के ऊपर जहां पर कभी आईसिस का कब्जा था, वहां सीरियन गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है, यानी असद की गवर्नमेंट का। यह हिस्सा आ जाता है एसडीएफ कुर्दिश फोर्सेस के कंट्रोल में, और थोड़ा उनको ऑटोनॉमी दे देती है सीरिया की गवर्नमेंट। असद कहते हैं कि भाई चलो थोड़े से ऑटोनमस रह जाओ, ये ऑटोनमस है। यहां पर आईसिस थी, अब यहां पर लेकिन फिर कब्जा हो जाता है किसका? असद की गवर्नमेंट का। और जो तुर्की के रेबल्स लड़ रहे थे, रेबल्स जो आईसिस से लड़ रहे थे और रेबल्स जो असद की गवर्नमेंट से लड़ रहे थे, वो सारे भाग के जाते हैं टर्की और इस रीजन में सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, और वो जो ग्रुप यहां सिमट के गया था घूम के, उसका नाम था एचटीएस, यानी ये वो ग्रुप। अब देखो, जब यहां पर अलकायदा थी, जब यहां पर आईसिस था, तो अलकायदा को लग रहा था कि सीरिया के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो यहां पर एक प्रॉपर इस्लामिक कैलिफेट बना पाए। तो उन्होंने अपनी एक सीरियन ब्रांच खोली, उसका नाम था नुसरा फ्रंट। लेकिन नुसरा फ्रंट जब बना तब एक टाइम में, याद होगा आपको, इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। बगदादी और जवाहिरी अल कायदा के थे, बगदादी ने अपने आप को खालिफ डिक्लेयर कर दिया था इस्लामिक स्टेट का। तो भाई जोलानी साहब को लगा कि जो ये नुसरा फ्रंट है ये बगदादी की नहीं मानेगा, हम जवाहिरी की मानेंगे। तो उन्होंने आईसिस को छोड़ के अल कायदा का साथ देना स्टार्ट किया और अल कायदा का फ्रंट बन गए इराक में और सीरिया में। लेकिन जैसे जैसे इन्हें दिख रहा था कि भाई जैसे इन्होंने अल कायदा का ग्रुप पकड़ा हुआ था, रशिया भी इन पे हमला कर रहा था, अमेरिका भी इन पे हमला कर रहा था, सीरिया की गवर्नमेंट भी इन पे हमला कर रही थी, कोई बचाने ही नहीं आ रहा था, एसडीएफ भी हमला कर रहा था, सिर्फ तुर्की वाले थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो भी छुप के, कोई खुलेआम इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था क्योंकि अल कायदा के साथ इनके लिंक्स थे। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, हमें अल कायदा के साथ नहीं जाना, हम अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, हमारा पूरा फोकस है सीरिया की आजादी। और कहा कि हम अब ये टेररिज्म छोड़ देंगे, हमारा मेन उद्देश्य है सीरिया को आजाद करना और सबका भला करना। तो इन्होंने अपना ग्रुप बनाया जबात अल नस्र। जबात अल नस्र कुछ टाइम बाद वहां पर लड़ने लग गई। उन्हें लगा कि थोड़े और ग्रुप्स हैं जिनको अपने साथ मिला लेना चाहिए। तो फिर आखिरकार बना हयात तहरीर अल शम, और इसके लीडर जोलानी ने पहले ये ग्रुप बनाया, फिर ये ग्रुप बनाया। तो ये इस तरह आगे उन्होंने कहा कि हम अब अल कायदा के साथ नहीं है, अब हम किसी भी टेररिज्म का साथ नहीं देते। लेकिन अमेरिका ने 2017 में भी इस व्यक्ति को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, इस ग्रुप को अल कायदा का ही ब्रांच डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये अल कायदा की ब्रांच थी जिनके पास वो सोल्जर्स थे जो सालों से सीरिया में और इराक में लड़े थे। वो लोग थे जिनको टर्की से पैसे भी मिल रहे थे और इनको उस पूरे डोमेन की जानकारी थी। इवन अल जोलानी की जब मैं बात करूं तो ये व्यक्ति खुद, हालांकि सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपना जीवन दमस्कस में ही मेजरली काटा। उसके बाद ये इराक गए, ट्रेनिंग हो गई, इस व्यक्ति ने पूरी तरह से तैयारी की कि भाई कैसे सीरिया पे कब्जा जमाया जाए, और आखिरकार एचटीएस के थ्रू इन्होंने सीरिया के एक बड़े हिस्से पे कब्जा जमा लिया है। और इसीलिए आज समस्या ये है कि चलो भाई इनका कब्जा हो गया इस रीजन के ऊपर, असद को देश छोड़ के भागना पड़ गया, पर आगे क्या? इस रीजन में इतना कॉन्फ्लिक्ट आया क्यों? तो आपने ये समझा कि कौन असद को सपोर्ट कर रहा है, कौन असद का विरोधी है। लेकिन इस रीजन की खास बात यह है कि यहां जो कंट्रोल करेगा वही इजराइल के ऊपर डोमिनेशन कर पाएगा, क्योंकि इराक
और सीरिया के थ्रू ईरान के पास एक्सेस था, इसलिए यहां वो दबदबा बना पा रहे थे, है ना। अब क्या होगा, अब यहां से असद की गवर्नमेंट हार चुकी है, तो हिजबुल्लाह कमजोर पड़ जाएगा। हिजबुल्लाह कमजोर पड़ेगा और ईरान के पास एक्सेस नहीं होगा गाजा का, तो जो पैलेस्टीन की कॉज है उसको लेकर ईरान का दबदबा थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। यही बात ईरान कह रहा है कि जैसे ही असद की हार हुई है, अब जो गाजा में हम सप्लाई दे पाते थे या इजराइल से हम लड़ पाते थे या हिजबुल्लाह को हथियार मिल पाता था, वो अब नहीं मिल पाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। इजराइल को बहुत खुशी हो रही है देख के, क्योंकि असद की वजह से उनके देश पे हमले होते थे। इजराइल ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजराइल ने यह भी कहा है कि यहां पर जो क्रिश्चियंस रहते हैं और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर अगर हमला होगा तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो फायरिंग करेंगे। उससे पहले भी वो इजराइल यहां से फायरिंग अक्सर सीरिया में करता रहता था। तो अब इजराइल ये चाहेगा कि जो भी यहां पर रूल करे वो थोड़ी उनकी भी सुने, ठीक है। और ऑलरेडी ईरान का रास्ता कट जाएगा, वो इराक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो अब असद का गवर्नमेंट रही नहीं। तो हिजबुल्लाह भी कमजोर होगा और ईरान भी कमजोर होगा और इजराइल के पास पावर मिलेगी थोड़ी है। और वो चाहते हैं कि यहां पर कुछ हो तो छोड़ेंगे नहीं, वो चाहेंगे कि उनके कंट्रोल वाली कोई गवर्नमेंट यहां पर आए। टर्की का एक लक्ष्य पूरा हो चुका है असद को हटाने का, लेकिन उनका दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी बचा हुआ है, वो है कुर्द को हराने का। तो एसडीएफ के साथ जंग जरूर लड़ेंगे, और ये जब हो रहा होगा तो एक और प्लेयर है इस मैदान में, वो है सऊदी अरेबिया। वो भी चाहेगा कि उनके बैक ग्रुप यहां पर एक्टिव रहें। और क्योंकि यहां पर अभी एचटीएस है, तो कहा ही जाता है एचटीएस के कुछ कनेक्शंस सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं। तो यहां अब इनडायरेक्ट टसल चलेगा कि कौन इस एरिया पे कंट्रोल करेगा, सऊदी अरेबिया, टर्की, और सीधी धमकी आएगी कहां से, इजराइल से। अब एक सवाल यह भी उठता है कि अब यूएसए क्या करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो ग्रुप था, यहां जो कुर्दिश ग्रुप थे एसडीएफ के, ये तो कभी अमेरिका के दोस्त रहा करते थे। इनको बचाने की गारंटी अमेरिका ने ली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जब उनकी प्रेसिडेंसी थी तो उन्होंने अपनी आर्मी को यहां से वापस बुला लिया था। तो बहुत से कुर्दिश लोगों की जान यहां गई थी। लेकिन अब जब दोबारा यहां पर टर्किश फोर्सेस और ये एचटीएस का कब्जा हो गया है, तो सीधी जंग होगी इनकी कुर्दिश फोर्सेस के साथ। तो क्या अमेरिका चुपचाप देखता रहेगा कि कुर्दिश लोग मारे जाएं जिनकी कोई गलती नहीं है यहां पर, या वो यहां पर इनको बचाने आएंगे? ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहां पे उभरता दिख रहा है। इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट और है कि यहां अब रशिया के पास कोई मेडिटेरेनियन में बेस नहीं बची, रशिया का कोई दोस्त यहां नहीं बचा जिसके पास कोस्ट लाइन हो। तो रशिया क्या करेगा? हालांकि रशिया अभी कहा यह जा रहा है कि उसकी कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर हुई है एर्दोगान के साथ, इसी वजह से उसने वहां थोड़ी सी शांति बनाए रखी है। अमेरिका अभी भी एचटीएस को टेररिस्ट ग्रुप मानता है। अमेरिका के रिश्ते कुर्दिश लोगों के साथ अच्छे रहे, इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? इजराइल किस हद तक यहां कब्जा जमाने की कोशिश करेगा? एचटीएस अगला मिशन क्या कुर्द के खिलाफ करेगा? एचटीएस ने वादा किया है कि वो वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जिसे इस हिस्से में खासतौर पे द्रूज पॉपुलेशन रहती है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। उन्होंने कहा है कि वो शिया कम्युनिटी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे। पर अगर वो ऐसी बातों को पूरा नहीं करते हैं और अपनी जिहादी वाली जो पहले की आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ, ये तो समय बताएगा। हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। पर ये थी पूरी सीरिया की कहानी कि कैसे बाथ पार्टी का रूल यहाँ पर सालों से रहा, असद के पिता का कंट्रोल, उसके बाद असद की सरकार आती है, उसके खिलाफ फिर एक सिविल वॉर छिड़ती है। अपनी जियो पॉलिटिकल जोग्राफिकल सिचुएशन का फायदा उठाते हुए असद ईरान, रशिया, इराक के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और अपनी पावर को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ सिविल वॉर के बाद आईसिस का आना, आईसिस के अलावा यहाँ पे कुर्दिश फोर्सेस का उनसे लड़ना, और फिर अलग अलग रिबल्स ग्रुप्स का, अलग अलग कंट्रीज का सपोर्ट उन्हें कमजोर बनाने में कामयाब रहा, और आखिरकार असद अल बशर की हार होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कैसे एक छोटा सा संदेश, डॉक्टर यू आर नेक्स्ट, जिसकी वजह से वहां पर एक पूरा विद्रोह खड़ा हो गया, और उसी का फायदा उठा के आज यहाँ पर, हालांकि वो बात बहुत पुरानी है, पर एचटीएस जिसको आज कब्जा कर पाई, जिस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं मोहम्मद अल जोलानी, अचानक से इस व्यक्ति के बारे में कहानी ये कही जा रही है कि अब अमेरिका भी इनके करीब होना चाहता है, जिससे लड़ने के लिए अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर डाले। क्या अब उसी के साथ अमेरिका बात करेगा? जानते हैं अगले वीडियो में जब इसके बारे में कुछ और पता लगता है। अभी तक तो ये कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड राइट इन कमेंट्स कि आपको क्या लगता है अब क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।